नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। कल भी बहस हुई, कल चुनाव सुधार पर बहस हुई, चर्चा हुई। बहस चर्चा कही। बहस बड़ी गंभीर चीज है, लेकिन ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है देश में, बहस होना बंद हो गया है। कुतर्क होता है, दादागिरी होती है, सत्ता का अहंकार होता है और विपक्ष को किसी काम का नहीं समझते। उनकी जो उनके दिमाग में जो है, जो मानसिकता उनकी है, वो यही है। और सत्ता पक्ष की लगातार यही कोशिश रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, इवन नेहरू को खारिज किया जाए। लेकिन न नेहरू खारिज हो पा रहे हैं, न राहुल गांधी खारिज हो पा रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यही है और अब ये परेशानी छलक करके बाहर आने लगी। पिछले 11 साल में गटर मीडिया ने जो चलाया, गटर मीडिया को मैं बार बार इसलिए दोषी मानता हूं कि गटर मीडिया ने बड़ा रोल निभाया। आज हम पत्नी से बात कर रहे थे कि पहले हमारे सूचना का माध्यम हुआ करता था, समाचार सुनते थे लोग रेडियो से, फिर टेलीविजन पे भरोसा करने लगे, उसके अखबार पे भरोसा करते थे। लेकिन टेलीविजन, जो दूरदर्शन है, जो प्राइवेट चैनल्स है, जो अखबार है, जो रेडियो है, सब मोदी मोदी के अलावा कोई चर्चा नहीं। मोदी महान है, मोदी ने देश को कहां पहुंचा दिया, मोदी ने देश का क्या कर दिया, यही चर्चा है। मोदी महिमा, उसके अलावा कोई खबर नहीं। देश में कहां लोग किस तरह से प्रताड़ित है, परेशान है, उसकी चर्चा नहीं। वहां मंदिर बन रहा है, वहां ये कहा। और पिछले दिनों से, जब से पिछले 2-3 महीनों से खास करके देख लीजिए कि एसआईआर की चर्चा है पूरे देश में। एसआईआर कराया जा रहा है और ऐसा ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है जिससे लगता है कि देश में कोई महान कार्य हो जा रहा है। चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मतदाता सूची अशुद्ध कैसे थी? कैसे शुद्धिकरण कर रहे हैं? और इसके पहले जितने चुनाव हुए, क्या अशुद्ध मतदाता सूची से हुए? लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, बाकी सब लोकसभा चुनाव जो हुए, अगर ऐसा था तो पहले लोकसभा चुनाव को खारिज करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। वो जो कहे सही, बाकी जो कहे गलत, यही आरएसएस और बीजेपी की जो तर्क शक्ति है वो कहती है। अब देखिए, परसों चर्चा हुई, हमने आपके सामने भी चर्चा रखी थी, आपने अलग अलग चैनलों पे भी देखा होगा कि जो चर्चा हुई वंदे मातरम को लेकर के, उसमें नेहरू के खिलाफ ढूंढ ढूंढ करके आरोप लगाने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी को। कल यही काम राज्यसभा में अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी ने भी वही बात दोहराई, चूंकि बात कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। वंदे मातरम पर क्या बोलेंगे? आरएसएस के लोग वंदे मातरम के समय कहाँ थे? वंदे मातरम के जो प्रथम तो अंतरे हैं, जो रखे गए थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और नेहरू ने कट कर दिया, नेहरू ने टुकड़े कर दिए। जो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, वहां कहीं कोई प्रमाण नहीं है। वो पूरा का पूरा झूठ बोलते रहे और उनके बाकी पार्टी के लोग जो है कुतर्क करते रहे, जबकि साफ साफ था कि इसमें प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा जो है पत्र पढ़ दिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 17 अक्टूबर को लिखा था नेहरू को कि आप रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलिएगा जब आइएगा तो। रविन्द्रनाथ ठाकुर इस पर क्या राय रखते हैं, और तमाम बातें हुई थी। और जो निर्णय लिया गया था उसमें सबकी सहमति से लिया हुआ था। नेहरू उसमें कहीं ये नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? जिन्ना ने विरोध किया और फिर जो है ये नेहरू ने जो है जांच बिठा दी। अरे कौन सी जांच बिठा दी भाई? उनका सिंहासन हिलने लगा। कौन सा सिंहासन हिल रहा था? क्या था उस समय 1937 में? नेहरू क्या थे? तो ये तमाम झूठ जो है संसद में ही खारिज हो गया और कोई तर्क नहीं था। नरेंद्र मोदी इसलिए संसद में बैठे नहीं, अपना बोल करके निकल गए। कल वही हुआ चुनाव सुधार पर, एसआईआर को लेकर के बात हुई और राहुल गांधी ने जब कहा कि आरएसएस ने सारे तंत्र पे कब्जा कर रखा है, तो हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में भाजपा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग का भाजपा इस्तेमाल कर रही है और आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। इसको लेकर के हंगामा हुआ
राहुल ने ये भी कहा कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया गया और ये सब आरएसएस कर रहा। उसको लेकर के हंगामा हुआ। जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि जो है आप किसी संस्था पे बात मत कीजिए, आप चुनाव सुधार पर बात कीजिए। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया? कोई जवाब नहीं। 2023 दिसंबर में मौजूदा सरकार ने कानून बदला कि सीईसी को कंट्रोल क्यों किया जा रहा, कि उनके खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कानून बनाया सीईसी के खिलाफ, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन सीईसी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे? ये 3 सवाल उठाए, इसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सीजीआई को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। मैं बैठा था जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही थी, तब राहुल गांधी थे। चूंकि कानून ये बनाया बीजेपी ने, आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं कि ये प्रोविजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें 3 लोगों की कमेटी होगी। एक होंगे प्रधानमंत्री, सदन के नेता, एक होंगे अपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता, और एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन मोदी जी ने तुरंत कानून बदल दिया और प्रावधान किया संविधान संविधान में या कि संसद में कानून पारित किया। 3 कमेटी होगी, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और अपोजिशन लीडर होगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, रखा गया था, उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है निष्पक्ष नहीं थे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चूंकि वो संविधान के कस्टोडियन कहलाते हैं, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो इलेक्शन कमिश्नर है, उस संविधान के, अगर संविधान के दायरे में देखें तो बहुत बड़ा पद है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने की। फिर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया? और हटाने के बाद जो खेल हुआ वो सब हम सबके सामने है कि आप प्रधानमंत्री की पसंद का एक कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, जब बहुमत से फैसला होता है तो प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट का मिनिस्टर है, दोनों एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ, या जो अपोजिशन लीडर होंगे, तो बहुमत से फैसला तो वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। फिर ये 3 लोगों की कमेटी रखने का क्या मतलब? प्रधानमंत्री अकेले तय कर ले बैठ कर कि भाई मैं जिसको चाहूंगा रखूंगा। इस पर कोई जवाब बीजेपी का नहीं है। कुतर्क खूब है, क्योंकि बीजेपी वाले कुतर्क करने में मास्टर बन जाते हैं। किसी बात का जवाब नहीं, हर जगह कुतर्क। पैसा क्यों, रुपया क्यों गिर रहा है? कुतर्क। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, ये कल बड़ी हो गई, इसके पहले छोटी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद देखिए कि राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया और कहा कि मैं बैठा था, एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे और मैं दूसरी तरफ। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल यह प्रावधान किया गया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। सीसीटीवी और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसमें क्या गलत कहा? ये डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है। मेरे पास इसके सबूत हैं। बीजेपी लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, ढेर सारे प्रूफ दी। और उसके बाद जो है मनीष तिवारी ने भी इस पर सवाल उठाया, और मनीष तिवारी ने कहा कि हमें बैलेट पेपर पर वापस लौटना चाहिए। ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका है। ईवीएम को लेकर के सबसे पहले तो शंका करने वाले यही थे, बीजेपी के लोग, लालकृष्ण आडवाणी, मोदी जी के गुरु। लेकिन जब ये सत्ता से बाहर थे, विपक्ष में थे, तो इनके लिए ईवीएम बड़ा बेकार चीज थी। अब जब सत्ता में है तो ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं ये। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ईवीएम लेकर के आई, बिल्कुल सही है।
तब ईवीएम के समर्थन में थी कांग्रेस, आज ईवीएम के खिलाफ है कांग्रेस। इसलिए खिलाफ है कि कांग्रेस जो है, जो आज खेल कर रही है बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी का चुनाव आयुक्त जो खेल कर रहा है, उस समय वो नहीं कर रहा था। उस समय ये स्थिति नहीं थी, तो ऐसे सबूत नहीं दे पाए थे विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी कि ईवीएम को टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, विपक्ष के दूसरे नेता कर रहे हैं। अब देखिए मनीष तिवारी जी ने कहा, उन्होंने बल्कि यहाँ कहा, मनीष तिवारी जी आप जानते हैं कि वो वकील भी रहे हैं, वकील भी हैं वो, और उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में चुनाव आयोग कहता है कि उसके अधिकार सेक्शन 21 से मिलता है, जिसमें तीसरा सेक्शन कहता है कि चुनाव आयोग सिर्फ किसी एक चुनावी क्षेत्र का एसआईआर कर सकता है, सभी का नहीं। इसका मतलब है कि न तो संविधान में न कानून में एसआईआर का कोई प्रावधान है, सिर्फ ये ताकत दी गई है कि कहीं कोई मतदाता सूची नहीं तो सिर्फ उसे ठीक किया जाए, अगर कहीं मतदाता सूची गड़बड़ है तो उसे ठीक किया जाए। अब पूरे बिहार, केरल, बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। अगर एसआईआर करना चाहते हैं तो अलग अलग विधानसभा में खामियां हैं, उसे रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि खामियों की डिटेल कहाँ है, सरकार इसे सदन में रखे और सार्वजनिक करे, कहाँ गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है वो बताए। उसके बाद जो है देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं अखिलेश, आदित्यनाथ ने तो यही कहा, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसा जिसका एसआईआर में नाम है उसका उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी, सरकारी सुविधाएं, ना अनाज मिलेगा, ना छात्रवृत्ति मिलेगी, ना आरक्षण मिलेगा, उसका आधार कार्ड भी रद्द कर दिया। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो है डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। तो यानी जो एसआईआर हो रहा है वो मतदाताओं की सूची नहीं बन रही है, घुसपैठियों के लिए हो रहा है। क्या घुसपैठिया तलाश करना चुनाव आयोग का काम है? और बिहार में ये टीएमसी के जो सांसद, उन्होंने ये बात पूछी और उन्होंने कहा कि जो बिहार में इन्होंने कराया तो कहाँ मिला घुसपैठिया, किधर घुसपैठिया थे, कितने घुसपैठिया? टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने पूछा और कहीं घुसपैठिया नहीं आया। और कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रहा है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट, और बीजेपी जश्न मना रही है। ये सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी को क्यों नहीं आपत्ति है जो नाम काटे जा रहे हैं और वगैरह। बीजेपी का तर्क होता है कि सही लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वो या स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई। देखिए जब स्थानांतरित हो गए हैं और मृत्यु हो गई है तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, कोई नहीं कह सकता उसका नाम रहने दीजिए 2 जगह वोटर लिस्ट में। और 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, इसके लिए सबसे मजबूत तरीका था कि आधार कार्ड को आप आधार बना के, हर जगह आधार जरूरी है, इनकम टैक्स में, कुछ राशन लेने में, कॉलेज में एडमिशन कराने में, रेलवे का टिकट लेने में, कोई भी काम करना हो आपको, आधार ही आपकी पहचान है। और अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा बोला कि ये जो आधार बनाया गया था केवल ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें आपकी आंख और आपके जो 10 उंगलियां हैं उसके चिन्ह, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है? आधार कार्ड जितना ऑथेंटिक है उतना ऑथेंटिक कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे भारत में? लेकिन सरकार जो है थेथराई पे लगी। आधार कार्ड जिसको बनाया गया था, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए, सारे लोगों से कहा गया आधार बनाइए आप, उनको सब जगह ऐड किया। खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी अभी हाल में ऐड किया है, रेलवे का टिकट लेने के लिए आधार लगाइए। इसके पहले इनकम टैक्स में कहा कि आधार लगाना जरूरी है, बैंकों में आधार लगाना जरूरी है, पासपोर्ट में आधार लगाना जरूरी है, और ये आधार को खारिज करते हैं। क्यों करते हैं? अचानक लिखवा दिया है ये जो है केवल पहचान पत्र है आपकी सरकार की सुविधाओं लेने के लिए। सरकार की सुविधाओं लेने के लिए पहचान पत्र, तो फिंगरप्रिंट की क्या जरूरत है? आंखों का साइट लेने की क्या जरूरत है? ये बताता है क्या कि भारत का नागरिक है या अफगानिस्तान का है?
हमारे पंजे से पता चलेगा कि ये भारत का नागरिक है कि अफ्रीका का नागरिक है। हमारी आंखों से पता चलेगा कि भारत का है कि बांग्लादेश का है। इससे पहचान होती है कि ये व्यक्ति इस देश में रहता है। लेकिन उसको नहीं मानेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आधार का पहचान माने? इस देश में ढेर सारे लोग हैं जो जिनके पास जो है जमीन नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है। अभी देखिए पूरे देश भर में, खास करके बिहार में भी देख लीजिए, तो घर तोड़े जा रहे हैं कि 40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं, वो सरकारी जमीन पे रह रहे थे, हाई कोर्ट ने कहा कि तोड़ दो, हम तोड़ रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है खेती के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास घर के लिए जमीन नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो कैसे साबित करेंगे कि मैं इस देश का नागरिक? क्या तरीका है साबित करने का? लेकिन इससे लेना देना नहीं है उनको। जहां लेना देना होता है देखिए वहां हिंदू कार्ड बांटने लगे। तो क्या भाजपा के ऑफिस से जो कार्ड जारी होगा वो भारतीयता का या देश के नागरिक होने का प्रमाण है? ये कहना चाहते हैं ये। देखिए इसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीते भी जाते हैं और चुनाव हारे भी जाते हैं। लोग हारते भी हैं, जीतते भी, हार जीत लगा रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहने की है, वह निष्पक्ष क्यों नहीं है? सवाल ये है, मूल सवाल ये है। चुनाव सुधार की जब बात करते हैं तो कई सारे पहलू उसके। चुनाव सुधार की जरूरत है और असली एसआईआर चुनाव आयोग की करने की जरूरत है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का किया जाए, ये अखिलेश ने कहा। और हालांकि इस पर चर्चा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस पर आपके सामने रखना चाहता हूं, आप भी इस बात को समझिए। चुनाव सुधार असली तब होगा जब जीरो बजट चुनाव होगा। ये जो प्लेइंग लेवल फील्ड की बात कर रहे हैं और जो लगातार चर्चा उठ रही है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद भी कैश बांटे जाते हैं। बिहार में क्या हुआ? 10,000 रुपए सबको बांटे गए, किसी को 3,000, किसी को 5,000, चुनाव से ठीक पहले। और वो पैसे चुनाव के बाद तक जाते, चुनाव चल रहा था तब तक चलते रहे पैसे। ये क्या है? ये सीधा सीधा रिश्वतखोरी। आपको जन कल्याण का काम करना था, आपको पेंशन बढ़ाना था, आपको सैलरी बढ़ानी थी, आप लोगों की नौकरियां सुरक्षित करनी थी, तो आप 5 साल पहले करते, 3 साल पहले करते, 2 साल पहले करते, 1 साल पहले कर देते। ठीक चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले आप ये करते हैं, जाहिर है आप वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। आप सत्ता में है तो आप पैसे बांट रहे हैं और सरकारी पैसा बांट करके अपने लिए वोट जमा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो है धोखा है, संविधान के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ, मतदाता सूची के साथ। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कहीं 1,500, कहीं 2,000 चुनाव के समय बांटे जा रहे हैं और वो जीत का कारण बन जाता है। आप जीत लेते हैं इस तरह। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का आप हरण कर रहे हैं। तो जीरो बजट अगर चुनाव में होगा, कोई एक आदमी जो है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, क्या वो 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है हर आदमी? हम अगर चुनाव लड़ना चाहें तो क्या हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए है? लेकिन एक दूसरा आदमी चुनाव लड़ता है, वो 5 करोड़ रुपया देता है टिकट लेने के लिए, 15 करोड़ रुपया खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए, और उसको जस्टिफाई करेंगे आप? आप कहेंगे कि कागज पे तो दिखाया जा रहा है विधानसभा चुनाव का 40 लाख रुपया। चुनाव आयोग के इस पे आप साइट पे जाइएगा तो विधानसभा चुनाव लड़ने की अधिकतम खर्च करने की राशि जो है 40 लाख रुपया, लोकसभा में 50 लाख रुपया, ये 80 लाख रुपया है। लेकिन आप जहां आप हैं, आप अपने आसपास देखिए, क्या आपके विधायक 40 लाख में चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं चुनाव? क्या आपके जो सांसद हैं, लोकसभा सीट है वहां 80 लाख में चुनाव हो जाता है एक आदमी का? और इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, वो क्यों खर्च किए जाते हैं? निष्पक्ष चुनाव के लिए नहीं खर्च किए जाते। और जो प्लेइंग लेवल फील्ड कहते हैं, लगातार कर रहे हैं विपक्ष के लोग। चुनाव आयोग ने किसी किस्म की, जब विपक्ष ने आपत्ति जताई तो कहीं उस पर कार्रवाई नहीं की, कहीं उसकी सुनवाई नहीं की, और बाकायदा प्रमाण दिया अखिलेश यादव ने संसद में, और कहा कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ था उससे फर्जी वोटिंग का मुद्दा अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार के पास न तो इसका जवाब है, न चुनाव आयोग के पास। और मिल्कीपुर में फर्जी वोट देने वाला, 6 वोट देने वाला भाजपा का कार्यकर्ता, जिसका वीडियो है, आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई नहीं की। तो इस तरह से तमाम लोगों ने घेरा, और विपक्ष ने जिस तरह से घेरा, जिस तर्क के साथ बात की,
ये जो चुनाव आयोग तो जवाब देता नहीं। लेकिन सरकार ने क्या कहा, किरण रिजिजू ने क्या कहा? किरण रिजिजू ने कहा कि हम लोग तो बैठे हुए हैं विपक्ष को सुनने के लिए, लेकिन ये जो है कुछ और बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी अगर कह रहे हैं, देखिए किरण रिजिजू ने कहा कि हम सभी लोग नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए ही बैठे हैं, अगर ये विषय पर ही नहीं बोलेंगे तो क्यों समय खराब कर रहे हैं सबका। ये विषय पे है कि आरएसएस ने कब्जा कर लिया, यही विषय है, मूल विषय यही। और इसलिए कब्जा कर लिया है कि चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन नहीं कराता है। चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो फेयर नहीं है, बेईमानी के साथ बनाए गए। विपक्ष की बात सुनता नहीं है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए लगातार बैटिंग कर रहा है। और अगर बीजेपी अगर नहीं सत्ता में रहेगी तो आरएसएस कहां से लाएगा, कुलपति बनाएगा? आरएसएस कैसे लीड करेगा ईडी सीबीआई और वगैरह वगैरह? तो जाहिर है जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो मूल सवाल उठा रहे हैं। और ये एक दूसरा भी ये बहुत बड़ा आरोप है, और सही आरोप है एक तरह से मान लीजिए। ये लगातार लोग बोल रहे हैं, हमारे कई परिचित प्रोफेसर हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, चाहे रतन लाल हो, चाहे वो और दूसरे साथी, तमाम जो आरक्षण को लेकर के जो बिहेव है सरकार का, जो लेटरल एंट्री के तौर पे जो आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जो आरएसएस के कुलपति बनाए जा रहे हैं, जो तमाम जगहों पे कब्जा किया जा रहा है, वो क्यों कब्जा किया? क्योंकि आप सत्ता में हो, और सत्ता में इसलिए हो कि चुनाव आयोग आपके लिए बेईमानी करता है, फेयर इलेक्शन नहीं कराता है। फेयर इलेक्शन तो छोड़िए, फेयर मतदाता सूची नहीं है तो फेयर इलेक्शन क्या कराएंगे? लेकिन अब इसका जवाब जो है सत्ता पक्ष के पास नहीं है, और धीरे धीरे आम लोगों में ये बात फैल रही है कि बीजेपी बेईमानी से जीत रही है। नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव आयोग फील्डिंग करता है, बैटिंग करता है, तमाम काम करता है। जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।